स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन चल रहा है ज्योग्राफी का 12वां लेसन चल रहा है। आज हम ज्योग्राफी की बात करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी में बेटा हमारा 12वां लेसन है और ये जो 12वां लेसन है ये खंड ए अर्थात पार्ट फर्स्ट से लास्ट चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है? लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे वो खंड बे में करेंगे, भारत की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का। ठीक है ना बेटा? तो आज हमारा जो लेसन है वो है पर्यावरण समस्या एवं समाधान। पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान। ठीक है ना बेटा? कौन सा लेसन है? पर्यावरणीय, ध्यान देना, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ये हमारा चैप्टर है, दिख रहा है ना सभी को? शाबाश। तो ये जो लेसन है पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, ये 12वां लेसन है और ये 12वां जो लेसन है किससे संबंधित है? ये ज्योग्राफी से संबंधित है बेटा। सेम ये का यही लेसन आपके 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। ठीक है ना? मैं सोच रहा था दोनों को साथ साथ पढ़े, परंतु कोई बात नहीं है बेटा, एक और वीडियो बन जाएगी और इसी बहाने आप लोगों को 2 बार समझने को मिल जाएगा। पर्यावरणीय समस्याओं की बात कर रहे हैं तो देखिए, मानव जीवन व उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव जीवन एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है। और ये पर्यावरण बेटा हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमारे पास पर्यावरण सब्जेक्ट था, अर्थात क्लास 5 तक पर्यावरण पढ़ा, उसके बाद सामाजिक विज्ञान पढ़ा, फिर सामाजिक ज्ञान पढ़ा। अब इन सब्जेक्टों को हम अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। ठीक है ना? जैसा कि हम 11 जूनियर सीनियर में आते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण के अर्थ का। किसके अर्थ का बात करेंगे बेटा? पर्यावरण के अर्थ का बात करेंगे। पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द का जो निर्माण है 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो 2 शब्द कौन कौन से हैं? परि प्लस आवरण। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है और ये जो 2 शब्द है ये परि प्लस आवरण। कौन कौन से है बेटा? परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण। क्या अर्थ होता है बेटा? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहरी आवरण। और परि प्लस आवरण का जो अर्थ होता है, अर्थ भी कौन सा? शाब्दिक अर्थ। और ये जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है बाहरी आवरण। किससे संबंधित होता है स्टूडेंट्स? बाहरी आवरण से संबंधित होता है। ठीक है ना? पर्यावरण की बात कर रहे हैं हम बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरण की। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और साथ ही साथ जैवमंडल का भी अध्ययन किया था। तो वायुमंडल से हम जिस चीज स्थलमंडल को देखते हैं और देखने पे जो पूरा आवरण, चारों ओर का जो वातावरण हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक भौतिक, ध्यान देना, अर्थात हमारे और जो चारों ओर, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक भौतिक व सामाजिक आवरण है, हमारे चारों ओर, ध्यान दे लेना, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक भौतिक सामाजिक आवरण है, हमारे चारों ओर प्राकृतिक भौतिक व सामाजिक आवरण है, वही वास्तव में, वही वास्तविक अर्थ में पर्यावरण कहलाता है। सामाजिक आवरण है, वही वास्तविक अर्थ में क्या कहलाता है बेटा? वही वास्तविक अर्थ में पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अर्थात चारों ओर का आवरण। पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात चारों ओर का आवरण। और पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरमेंट कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरमेंट भी कहा जाता है बेटा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्यावरण को एनवायरमेंट कहा जाता है।
तो ये ध्यान रह जाएगा आपके कि पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहर का आवरण, बाहरी आवरण। अर्थात जो अर्थ है यहाँ पे दिया गया है कि हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक आवरण है, भौतिक आवरण है और सामाजिक जो आवरण है, ठीक है ना, उसी को वास्तविक अर्थ में क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। उसी को वास्तविक अर्थ में बेटा क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। और जीव जिस वातावरण या परिस्थितियों में रहता है, कोई भी जीव जिस वातावरण या परिस्थितियों में रहता है उसे उसका पर्यावरण कहते हैं। कोई भी जो जीव होता है, जो बेटा वातावरण, ठीक है ना, या परिस्थितियों में रहता है, जीव जिस वातावरण या परिस्थिति में रहता है, ध्यान देना कि कोई भी जीव जिस वातावरण या परिस्थिति में रहता है उसे भी क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। कोई भी जीव, ठीक है ना, कोई भी जीव जिस वातावरण या परिस्थिति में रहता है उसे भी क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये तो हो जाता है बेटा पर्यावरण से संबंधित, ठीक है ना। और पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है तथा जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कि जो जीव होते हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और जो पर्यावरण होता है, परि प्लस आवरण, जो पर्यावरण होता है वो किसको प्रभावित करता है? वो जीवों को प्रभावित करता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और पर्यावरण किसको प्रभावित करते हैं? पर्यावरण किसको प्रभावित करते हैं? जीवों को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में जीवों के जीवन यापन हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है, ठीक है बेटा, कि पर्यावरण में जीवों के जीवन यापन हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है कौन कौन सी होती है? मूलभूत सुविधाएं, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, वैसे ही मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो पर्यावरण में जीवों के जीवन यापन हेतु आवश्यक होती है। जो पर्यावरण में जीवों के जीवन यापन हेतु कैसी होती है बेटा? आवश्यक होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। अब जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है हवा, पानी, खाद्यान्न, आवास और प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ वायु, तापमान, प्रकाश जैसी कई अन्य गौण सुविधाएं भी स्वतः उपस्थित हो जाती है। तो ये सुविधाएं होती है, हवा, पानी, प्रकाश, है ना, ये सब सुविधाएं होती है। और भी बहुत सारी गौण सुविधाएं होती है जो उपस्थित होती है, जैसे श्वास लेने हेतु ऑक्सीजन एवं नदियों में स्वच्छ जल आदि, है ना, इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो हमें जो श्वास लेते हैं बेटा, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बेटा सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम न होकर, ध्यान देना कि पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम न होकर उन समस्त दशाओं या तत्वों का योग है जो मानव के जीवन व विकास को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कि पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं होता, और नाम न होकर बहुत सारे तत्वों का नाम है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है बेटा? जीवन व विकास को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रारंभ से ही मानव विकास के आधार रहे हैं। पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या के दबाव में इनका दोहन इस प्रकार बढ़ा है कि इनके स्वरूप और अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है और जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। कि जिस प्रकार पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है उसी प्रकार जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कुछ परिभाषाएं दी है अलग अलग वैज्ञानिकों ने, तो वो कुछ परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। ये नोट करते चलना, और मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं बेटा। तो सबसे पहला आपका जो दायित्व बनता है यही बनता है कि आप नोट्स पढ़ें, और नोट्स पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो को देखें जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आए, ठीक है ना। तो 12वां लेसन चल रहा है हमारा, और कुछ परिभाषा दी है पर्यावरण की। अब पहली जो परिभाषा दी है वो C.C. पाई ने दी है। किसने दी है बेटा? C.C. पाई। इस तरीके से नाम लिखा हुआ आएगा। पर्यावरण की परिभाषा C.C. पाई के अनुसार, C.C. पाई के अनुसार। तो C.C. पाई के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है?
तो देखिए, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है, इसे पर्यावरण कहा जाता है। कि सीसी पाई के अनुसार क्या कहता है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, जहां पर मनुष्य और विशेष स्थान आ जाए वहां सीसीआई की परिभाषा हो जाती है सीसी पाई की। मनुष्य, ध्यान देना कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, मनुष्य एक विशेष स्थान पर, किस पर बेटा? विशेष स्थान पर। ध्यान देना, तो मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर, एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? पर्यावरण कहा जाता है। दूसरी आती है परिभाषा, जो आती है बेरिंग की परिभाषा आती है, ठीक है ना, कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ रहता है उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा आती है वो आती है बोरिंग की, बोरिंग महोदय। तो बोरिंग जो महोदय हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है जो उसके जन्म और मृत्यु पर्यंत प्रभावित करता है, जो उसके जन्म और मृत्यु को हमेशा क्या करता है? प्रभावित करता है। एक व्यक्ति या पर्यावरण में सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जीवन और मृत्यु में बेटा हमेशा क्या करता है? उनकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। ये किसकी परिभाषा है? ये बोरिंग महोदय की है। लिख देता हूं कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में, एक व्यक्ति के पर्यावरण में, एक व्यक्ति के पर्यावरण में सब कुछ शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। एक व्यक्ति के पर्यावरण में क्या किया जाता है बेटा? सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करता है, जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है, मृत्यु पर्यंत प्रभावित करता है। ये चीजें भी बेटा हमको ध्यान में रखनी है कि बोरिंग महोदय और सीसी पाई के अनुसार पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं। ये ध्यान हो जाएगा, शाबाश, ध्यान रख लेना। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम न होकर उन समस्त तत्वों का योग है जो मानव के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव का जीवन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आती है कुछ पर्यावरण की समस्याएं। ये परिभाषाएं आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा ये परिभाषाएं। उसके बाद आती है कुछ पर्यावरण की समस्याएं। देखिए बेटा, पर्यावरणीय समस्याएं। अब पर्यावरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, कि पर्यावरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है ना, देखिए पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं। अब ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए पर्यावरण में, किसमें बेटा? पर्यावरण कि वर्तमान में मानव को जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कि वर्तमान में मानव को जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में? पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कौन कौन सी समस्याएं है बेटा? पर्यावरण प्रदूषण। दूसरे नंबर पर है आपकी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बेटा, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा,
ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण। ठीक है बेटा। तथा ग्रीन हाउस प्रभाव, तथा कौन सी है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये इसकी समस्याएं, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी समस्याएं हैं बेटा, पहली जो समस्या है पर्यावरण प्रदूषण कि पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है। पहली जो समस्या है वो ये समस्या है कि पर्यावरण प्रदूषण है। अब पर्यावरण प्रदूषण देखिए, वर्तमान में मानव को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें ये निम्न समस्याएं पर्यावरणीय समस्याएं हैं। मानव व प्रकृति के मध्य, ध्यान देना, मानव व प्रकृति के मध्य असंतुलन बढ़ने से, मानव व प्रकृति के मध्य असंतुलन बढ़ने से प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप मतलब कि प्रकृति जब अपना विकराल रूप धारण करती है तो प्रकोप आ जाता है बेटा पृथ्वी पर। तो प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल है, बाढ़ है, ठीक है, तो भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, ये बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कम बरसात है, ज़्यादा बरसात है। ठीक है बेटा, वो भूकंप है, ये सभी क्या है, सूखे जैसी जो समस्याएं हैं ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं। तो मानव का सृष्टि की उत्पत्ति से ही प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। तो देखिए कि मानव का सृष्टि के संबंध में बात करें तो मानव का सृष्टि से शुरुआत से ही कि मानव का सृष्टि की उत्पत्ति, जब से मानव की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ही प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। किसका, मानव का। पृथ्वी पर मानव के जन्म के साथ ही उसकी आवश्यकताओं का भी जन्म हुआ है। जैसे ही मनुष्य का जन्म हुआ उसके साथ साथ उसकी आवश्यकताओं का भी जन्म हो गया है। ठीक है, आदि मानव का तो जीवन पूर्णतः किस पर निर्भर था, प्रकृति पर ही निर्भर था। जो आदि मानव था उसका जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। मानव ने अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखानों तथा उद्योगों का विकास किया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्राम, नगर और महानगरों में संख्या कैसी हुई है, तीव्र हुई है, और जनसंख्या का तीव्र विस्तार होता गया है। कहाँ पर, ग्रामीण में, नगरों में, महानगरों में, शहरों में जनसंख्या का तीव्र विकास होता गया है। संपूर्ण मानव समाज ने उत्पत्ति से लेकर 1950 तक जितना प्रकृति का उपयोग किया, अर्थात जितना प्रकृति को हानि पहुंचाई, उतना तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 से 2000 के मध्य 50 वर्षों में ही कर लिया है। और मानव समाज प्रकृति से सामंजस्य रखने के स्थान पर विजय प्राप्त करने की धारणा पर बढ़ने लगा है। ठीक है, कुछ प्रभाव हुआ है, कुछ समस्याओं ने जन्म लिया है, और यही नहीं, मानव जीवन पर अनेक तरह के संकट भी मंडरा रहे हैं। ठीक है बेटा, मौसम में आंशिक परिवर्तन होता है, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत में छेद, क्षरण का मतलब छेद हो रहा है। अब उसके बाद कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो पहली जो समस्याएं हैं वो है पर्यावरणीय समस्या। तो देखिए पहली समस्या पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण, ये पर्यावरणीय समस्याओं की पहली समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताओं का भी विस्तार हुआ है। ठीक है बेटा, और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण आज सिर्फ क्षेत्रीय देशीय समस्या न होकर एक सर्वव्यापी समस्या का रूप ले चुकी है। कई विकासशील एवं विकसित देशों के महानगरों में तो शुद्ध वायु और स्वच्छ पेयजल का संकट भी खड़ा हो चुका है। तो कई जो विकासशील और विकसित देश है वहाँ पर स्वच्छ जल नहीं मिलता, स्वच्छ वायु नहीं मिलती है ना, पेयजल नहीं मिलता, ये भी समस्याएं संकट उत्पन्न ले चुकी है। अब पढ़ते हैं हम प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो समस्याएं हैं प्रदूषण की, तो इन समस्याओं में हमारी जो सबसे पहली समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। कौन सी है बेटा, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में आप लोग देखिए कि वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों, भौतिक तथा रासायनिक जो परिवर्तन होता है, गुणों में जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रदूषण कहते हैं।
देखिए प्रदूषण अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है। तो प्रदूषण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहा जाता है, एनवायरनमेंट। प्रदूषण को यहाँ बेटा पोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्यूशन कहा जाता है। तो प्रदूषण अंग्रेजी शब्द पोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, जो मूल रूप से लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना। तो यहाँ प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ होता है बेटा दूषित करना। किसको दूषित कर रहा है? वातावरण को। किसके वातावरण को? प्रकृति के वातावरण को, संपूर्ण वातावरण को। तो प्रदूषण अंग्रेजी शब्द पोल्यूशन का अनुवाद है, जो मूल रूप से लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या बेटा? जिसका अर्थ होता है दूषित करना। वायु, जल तथा पृथ्वी के, किसके? वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन को। वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में जो नकारात्मक परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक व तकनीकी विकास के बल पर बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए मानव प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन कर रहा है। तो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहा है बेटा? दोहन कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसने विश्व में पर्यावरण प्रदूषण नामक गंभीर समस्या को क्या कर दिया है बेटा? जन्म दे दिया है। ठीक है, किसको जन्म दे दिया है? पर्यावरणीय समस्या को। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार, ध्यान देना, अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में जो अवांछनीय परिवर्तन, जिसमें मनुष्य अन्य जीवों के प्राकृतिक संसाधनों की क्षति होती है, उसे भी प्रदूषण ही कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार वायु, जल, पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में जो नकारात्मक परिवर्तन होता है, उसको भी क्या कहते हैं बेटा? प्रदूषण कहते हैं। वायु, जल, पृथ्वी, भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में जो नकारात्मक परिवर्तन होता है, उसको भी क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रदूषण ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कि ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण में किसी मूल तत्व या अपनी उपस्थिति से उसे परिवर्तित कर देते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं, वो प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रदूषक कहलाते हैं। औद्योगिक व तकनीकी विकास के बल पर बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए, औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए, बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा ही। फिर आते हैं प्रदूषण के प्रकार। किसके प्रकार आते हैं बेटा? प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए प्रदूषण के प्रकार में टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। तो वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल, जल मंडल। वायुमंडल, स्थल मंडल, ध्यान देना, वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल के जीवन युक्त भागों के संयुक्त क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। ठीक है बेटा, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के, ध्यान देना, वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल के जीवन युक्त भागों के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जिनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार पाए जाते हैं। दोबारा से सुन लेना बेटा कि प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण को विभिन्न प्रकारों में समझा जा सकता है। प्रदूषण के प्रकारों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं। तो ये जो प्रदूषण कहाँ फैल रहा है? वायु में फैल रहा है, जल में फैल रहा है, ध्वनि में फैल रहा है, भूमि में फैल रहा है। ठीक है ना, ये प्रदूषण के प्रकार हैं जो मुख्य रूप से शामिल होते हैं। वर्तमान में बढ़ता वायु प्रदूषण एक धीमा जहर है, कि वायु में जो प्रदूषण फैल रहा है, हवा में जो प्रदूषण फैल रहा है, एक धीमा जहर है जो संपूर्ण पर्यावरण, जैविक तथा अजैविक, संपूर्ण पर्यावरण जैविक तथा अजैविक पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ठीक है बेटा, किस पर प्रभाव डाल रहा है? संपूर्ण पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव यह डाल रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए कि नगरीकरण, औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति कि नगरीकरण, ठीक है बेटा, औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, रासायनिक व तेलीय पदार्थों के उपयोग में हो रही तीव्र वृद्धि नदियों तथा झीलों के जल प्रदूषण के प्रमुख कारक है। भारत सरकार ने 7 जुलाई 2016 को देश भर में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे एक साथ 300 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। तो भारत सरकार ने 7 जुलाई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना में एक साथ लगभग 300 परियोजनाओं को शुरू किया है कि ये क्या करे, जल को स्वच्छ रखें। ठीक है बेटा, जो जल प्रदूषित हो रहा है ना, तो उस जल को क्या करें, स्वच्छ रखें। और जब ध्वनि की तीव्रता एवं आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाती है, तो ध्वनि की हम बात करें तो ध्वनि की आवृत्ति एवं स्तर जब हमारे कानों के सुनने से भी ऊपर हो जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, हम उसे शोर कहते हैं। देखा होगा आपने, लाउडली ध्वनि प्रदूषण जो फैल रहा है, लाउडली डीजे, लाउडली साउंड, प्रचार प्रसार, ये जो सभी कर रहे हैं, इनसे बेटा शोर उत्पन्न हो रहा है। और इसी शोर से वायुमंडल में क्या हो रहा है, प्रकृति पे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है, और ध्वनि को किससे मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में प्राकृतिक अप्राकृतिक प्रदूषण होते हैं कि समस्त जीव जगत के लिए वायु आवश्यक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। वायु प्रदूषण की बात करें कि समस्त जीव जगत के लिए क्या आवश्यक है बेटा, वायु आवश्यक है। बिना इसके बिना जीवन संभव नहीं है। किसके बिना जीवन संभव नहीं है, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल में विद्यमान सभी गैस एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं वो निश्चित अनुपात पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन है 78.08%, ठीक है ना, ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन 0.93%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एवं अन्य जो गैसें होती हैं, अदर जो गैसें होती हैं वो भी 0.02% पाई जाती है। इस अनुपात में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिसका परोक्ष अपरोक्ष प्रभाव किस पर पड़ रहा है, प्रभाव जीव जगत पर पड़ रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद वायु प्रदूषण के स्रोत के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है वायु प्रदूषण को। पहला प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा अप्राकृतिक प्रदूषण। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों की बात करें तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव जो सबसे ज़्यादा पड़ते हैं प्रदूषण के, कि वायु प्रदूषण के जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं, किस पर पड़ते हैं, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बेटा, कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनस्पति पर भी वायु प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीव जंतु एवं कीटों के अस्तित्व का खतरा मंडराने लगता है। जलवायु एवं वायुमंडलीय दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, ठीक है ना, किससे हो रहा है, जो कल कारखानों चिमनियों से जो धुआं निकलता है उससे बेटा ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। जैसे कि हमने सुना है या पढ़ा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में जो बर्फ़ के जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर ऊपर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब किससे हो रहा है, पोल्यूशन से हो रहा है। किससे हो रहा है, पोल्यूशन से। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये मौसम पर प्रभाव, महानगरों एवं नगरों तक कोहरे के गुंबद बन जाते हैं। देखा होगा आपने, महानगरों एवं नगरों में कोहरे, धुंध, कोहरा जो फॉग होती है ना, उसके क्या बन जाते हैं, गुंबद बन जाते हैं। ठीक है ना, तो चीन ने तो बेटा एक रेड अलर्ट भी जारी कर दिया था। चीन रेड अलर्ट क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन रेड अलर्ट क्या है। देखिए बेटा, चीन रेड अलर्ट क्या है। चीन रेड अलर्ट क्या है, तो चीन रेड अलर्ट 30 नवंबर 2015 को चीन में इस वर्ष 30 नवंबर 2015 को, देखिए किताब के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, 30 नवंबर 2015 को चीन में इस वर्ष दूसरी बार गहरी धुंध, चीन दूसरी बार इस वर्ष में 2015 में गहरी धुंध से क्या हुआ, लिपट गया। 23 शहरों की करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धुंध की गिरफ्त में कैद हो गया।
चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। इसके अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादनों में कटौती या पूर्णतः बंद, सड़कों का ढुलाई कार्य बंद, ट्रकों का आवागमन बंद। चीन में 200 से ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवे को बंद कर दिया गया और यातायात को बंद कर दिया गया था। किसके कारण? चीन रेड अलर्ट के कारण। कि 30 नवंबर 2015 को चीन ने 23 नगरों में लगभग 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर गहरे धुंध से गहरा जो कोहरा है वो लिपट गया था। इस क्षेत्र में 30 नवंबर 2015 को दूसरी बार लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो बेटा एक धुंध में लिपट गया था और चीन ने इससे बचाव के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके अंतर्गत औद्योगिक जो संयंत्र है उसके उत्पादनों में कटौती की गई, यातायात के साधनों को बंद कर दिया गया, सड़कों पर परिवहन एवं वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया था और चीन ने 200 से अधिक एक्सप्रेस हाईवे के यातायातों को बंद कर दिया गया था। यही चीन रेड अलर्ट है। इसमें जो साधन थे ट्रक, बसें, इनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। ठीक है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के कुछ उपाय हैं। तो नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं बेटा? तो देखिए नियंत्रण के जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं, ध्यान देना बेटा। नियंत्रण के जो उपाय हैं कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु द्विआयामी नीति पर चलना होगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु द्विआयामी नीति पर हमको चलना होगा। पूर्व में हो चुके पर्यावरण पर नियंत्रण पाना तथा भावी प्रदूषण को रोकना, जिसमें नई तकनीक का विकास कर उसका उपयोग किया जा सके। प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण करना, क्षेत्रफल में कम से कम 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। तो पृथ्वी के स्थल मंडल के 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत भाग पर बेटा? 33% भाग पर वन होने चाहिए। ग्राम नगर के समीप हरित पेटी का विकास किया जाए। ग्राम और नगरों के समीप जो अर्थात गांवों और शहरों के समीप हरित पेटी का विकास किया जाए। इस कार्य में विभिन्न सामाजिक संगठन, सरकार व्यक्तिगत रूप से आगे आ रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ से जो पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं, प्रदूषण को स्वच्छ करने का कार्य कर रहे हैं। वाहनों के प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए। जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन मुक्त वाहन होने चाहिए। ठीक है ना। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा सौर ऊर्जा, बैटरी चालित विद्युत इंजन, रेलवे जो इंजन है रेलवे में भी उपयोग करने चाहिए। पेट्रोल और डीजल के बजाय सौर ऊर्जा के, ठीक है बेटा, विद्युत के, बैटरी के ये इंजन उपयोग में किए जाने। जो चूल्हे हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए। निर्धूम जो चूल्हे हैं उनका उपयोग करना चाहिए, अर्थात ईंधन को नहीं जलाना चाहिए। ईंट भट्टों व बर्तन बनाने, पकाने जैसे उद्योगों के शहर से बाहर स्थापित किया है। तो ईंट भट्टे हैं, बर्तनों को पकाने के जो उद्योग है वो शहर से बाहर स्थापित हो, शहर के अंदर ना हो, ताकि प्रदूषण ना फैले। उद्योग के नवीन तकनीक के उपयोग से शहर में इनको बाहर स्थापित किया जाए। 24 जून 2016 को राष्ट्रीय वन नीति केंद्र सरकार द्वारा, 24 जून 2016, ध्यान देना, 24 जून 2016 राष्ट्रीय सुरक्षा वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति किसकी बात कर रहे हैं हम? वन नीति की। तो राष्ट्रीय वन नीति केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत हरित कर लगाने की सिफारिश की गई, जिससे प्राप्त धन से जंगलों को हरा भरा किया जाएगा। ठीक है बेटा। और राजमार्गों पर भी डिवाइडर्स जो होते हैं उनमें हरे भरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो कैसा हो? शुद्ध हो, प्रदूषण ना फैले। ठीक है बेटा। तो वायु प्रदूषण के लिए हमें ये निम्न उपयोग करने चाहिए। कौन कौन से उपयोग? जो अभी बताए हैं आपको। वायु प्रदूषण स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, ये सारे कार्य करने चाहिए। कि चूल्हों का उपयोग करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की जगह हमें विद्युत और गैसीय चूल्हों का उपयोग करना चाहिए। और क्या कहते हैं, डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा सौर ऊर्जा, बैटरी चालित वाहनों का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो भारत सरकार ने भी 7 जुलाई 2016 को देश भर में नमामि गंगा परियोजना के तहत 300 परियोजनाओं को क्या किया है? ठेके पर लिया है। उसके बाद जो आता है बेटा वो आता है आपके जल प्रदूषण। तो देखिए जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है बेटा, उसी तरह से जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण के साथ साथ क्या हो रहा है? जल प्रदूषण भी बढ़ता
जा रहा है। तो जल प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिसमें मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है वो जल प्रदूषण कहलाता है। दोबारा से सुन लेना कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिसमें मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण कहलाता है। जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाओं के गुणवत्ता में गिरावट ही जल प्रदूषण है। और जल प्रदूषण के लिए बेटा हमें जल में है ना जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नहीं फेंकने चाहिए, जल को स्वच्छ रखना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। ये जल प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है बेटा, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें करेंगे, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, अम्लीय वर्षा है, ओजोन परत में क्षरण है, ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप देखते रहिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।